हाँ जी, 9th क्लास। फिलहाल हम रहीम वाले चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। अब इसमें रहीम दास जी के सबसे पहले कवि परिचय के विषय में हम जानकारी लेंगे। कवि कौन है? रहीम। इनका पूरा परिचय। अब इनका जन्म हुआ सन 1556 ईस्वी में। कहाँ पर? लाहौर में। और वर्तमान में लाहौर कहाँ पर है? इनकी मृत्यु हुई वो हुई थी 1626 ईस्वी में। और इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल नहीं बोला मैंने बोला है अब्दुल रहीम खाने खाना। बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा इसका नाम पूरा लिखिए, तो बच्चे लिख करके आ रहे हैं अब्दुल रहीम। अब्दुल नहीं है, अब्दुल रहीम खाने खाना। जैसे शेरों का शेर होता है, वैसे खान जो है वो मुस्लिम में कास्ट सरनेम काम में लिया जाता है। खानों का भी जो खान है उसे खाने खाना की उपाधि दी गई। ये क्या चीज है? ये एक उपाधि है, यानी एक रिवॉर्ड है। किसके द्वारा दिया गया था? ये रिवॉर्ड दिया था मुगल बादशाह अकबर ने। किसने दिया था? मुगल बादशाह अकबर ने। रहीम के पिता कौन थे? रहीम के पिता का नाम था बैरम खान। और ये जो बैरम खान है, ये मुगल बादशाह अकबर के क्या थे? अकबर के संरक्षक थे। ठीक है, ये मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। यानी अकबर के माता पिता का देहांत हो गया था। अकबर को आगे पालने पोसने, उनकी शिक्षा दीक्षा की पूरी जिम्मेवारी किसने निभाई? बैरम खान ने। मुगल बादशाह अकबर का जो दरबार था, उस दरबार के अंदर कवि के रूप में बहुत प्रसिद्धि पा चुके थे। कौन? रहीम। यानी ये क्या थे? दरबारी कवि थे। दरबारी कवि कौन होते हैं? जो किसी महान शासक के आश्रय में रहकर काव्य रचना करता है। आश्रय में रहकर कविता रचना करता है। समझ गए? दरबारी कवि कौन होते हैं? जो किसी महान शासक के आश्रय में रहकर काव्य रचना करता है। बेटा खड़ा हो। खाने खाना क्या है? क्या है ये? परोसा हुआ भोजन है क्या? खानों का खान खा ले। मास्क हटा के जवाब देना, क्या कह रहे हो? ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा रहा है या ऊपर दीवार पे लिखा जा रहा है? आपकी आंखें यूं भटकती सी क्यों नजर आ रही? या ऐसी कोई दिव्य दृष्टि समाई है कि यहाँ लिखा हुआ आपको ऊपर तक दिखाई देता है आपके अंदर कोई ऐसी अलौकिक शक्ति? बुक है आपके पास? कॉपी है आपके पास? कहाँ है कॉपी? के अंदर आप लिख रहे हो ये सारी चीजें? लिखा हुआ है? लिखूंगा कब? अभी थोड़ी देर में तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगी। मेरे को तो नहीं दिखा यहाँ पे पेन साथ में चलता हुआ तेरा। बैठिए। यानी मुगल बादशाह अकबर के दरबार के एक कवि थे, जो अकबर के आश्रय में रह करके काव्य रचना किया करते थे। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, और 9 रत्नों में से एक कौन थे? रहीम दास जी थे। ठीक है, रहीम दास जी को जिन भाषाओं का ज्ञान था, उसमें अवधी भाषा, जिसमें अरबी, फारसी, उर्दू भी कहा जाता है, ठीक है, और संस्कृत और हिंदी का भी इनको अच्छा ज्ञान था। संस्कृत और हिंदी का भी इनको अच्छा ज्ञान था। इन्होंने जो रचनाएं लिखी, उन रचनाओं में कई का नाम है, वैसे तो बुक में दिया हुआ है, बरवे, रहीम ग्रंथावली, रहीम दोहावली। 3 या 4 रचनाओं के नाम आपको जरूर याद रखने हैं। पूछ लिए जाएंगे कि किसी भी कवि के द्वारा लिखी गई किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। बात आती है रचना में उन्होंने किस सब्जेक्ट पे लिखा, यानी इनकी रचना के प्रमुख विषय क्या थे। तो इन्होंने प्रेम, प्रेम के यानी श्रृंगार रस के दोहे लिखे। इन्होंने लोक नीति से संबंधित दोहे लिखे, और साथ में इन्होंने भक्ति से संबंधित भी दोहे लिखे हैं। लोक नीति और व्यवहार के दोहे जो हैं वो रहीम दास जी ने ज्यादा लिखे हैं, यानी इस सब्जेक्ट पे उन्होंने
ज्यादा अपना पेन वर्क किया है। ठीक है, और इस तरह से इन्होंने जो दोहे लिखे हैं, क्या लिखे? दोहे। दोहा क्या होता है? दो पंक्ति की रचना, दो पंक्ति की काव्य रचना। अब इस दोहे में क्या है, इन्होंने क्या किया है कि इन दोहे में इन्होंने एक अलंकार काम में लिया है जिसका नाम दिया गया है दृष्टांत अलंकार। कौन सा अलंकार? दृष्टांत अलंकार। मान लीजिए मैंने एक बात बोली, क्या बात बोली कि रहीमन बड़ेन को देखिए, देखकर लघु न दीजिए डारी, जहां काम आए सुई का करे तलवारी। रहीमन बड़ेन को देखकर लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई का करे तलवारी। तो यहाँ पर मैंने एक बात बोली कि भाई बड़े लोगों को देख करके छोटे लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर उन्होंने अपनी इस बात को प्रूव किया है। किस चीज से? उदाहरण से। यानी अपनी कही गई बात को किसी उदाहरण से बात को साबित करना, किसी उदाहरण द्वारा अपनी कही गई बात को साबित करना क्या कहलाता है? दृष्टांत अलंकार कहलाता है। कैसे? मैंने एक और बात कही कि रहीमन निज संपत्ति बिना कोई ना विपत्ति सहाई। वही अपने द्वारा कमाए गए पैसे के अलावा कोई भी मुसीबत में अपना साथ नहीं देता। कैसे साबित करूं? तो रहीमदास जी ने कहा कि रहीमन बिनु जल के रवि ना सकत बचाई, कि बिना पानी के इस कमल को सूरज भी बचा नहीं सकता, क्योंकि पानी क्या है? कमल की खुद की संपत्ति है। तो अपनी कोई आगे कही गई बात को साबित करने के लिए उन्होंने क्या दिए? उदाहरण दिए। इसलिए यहाँ एक अलंकार आता है जिसका नाम क्या दिया गया? दृष्टांत अलंकार। कौन सा अलंकार? दृष्टांत अलंकार। ठीक है, यहाँ पर और भी कई अलंकारों का प्रयोग किया गया है। वो अलंकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर एक और अलंकार का प्रयोग आया है, वो अलंकार है अनुप्रास, उपमा और रूपक। ये है अनुप्रास अलंकार, ये है उपमा अलंकार, ये है रूपक अलंकार। अनुप्रास क्या होता है? ध्यान से सुनना। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय। कौन सा वर्ण बार बार रिपीट हुआ? भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती बगाइए। कौन सा वर्ण आया? तो पहले वाले में दोबारा सुनो। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय। एक ही वर्ण यानी अक्षर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जैसे रघुपति राघव राजा राम र। तो जब किसी काव्य की पंक्ति में एक वर्ण बार बार आता है, एक वर्ण क्या होता है? रिपीट होता है, वहां अलंकार आता है अनुप्रास। ठीक है, ये क्या होता है? ये भी एक अलंकार है। उपमा अलंकार क्या होता है? दो चीजें होती है, दोनों में क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। जैसे एक दोहा है, क्या दोहा है? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए। धागा जो है उससे तुलना किसकी हुई है? प्रेम के संबंध की, है ना? तो जहां पर दो चीजों में तुलना की जाती है वहां अलंकार आता है उपमा। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। और ये है रूपक अलंकार। रूपक में क्या लगता है कि जहां इन दो चीजों में हम तुलना कर रहे हैं ना, उसमें उन दोनों चीजों को एक मान लिया जाता है। वो दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि वो क्या बन गई है? एक ही बन गई है। ठीक है, तो कौन कौन से अलंकार काम में लिए? अनुप्रास, उपमा, रूपक और दृष्टांत। कौन सा? दृष्टांत। समझ आ गया? और इस तरह से साहित्य सेवा करते हुए सन 1626 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। रहीमदास जी, जिनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, इनका जन्म हुआ 1556 ईस्वी में। कहाँ पर? लाहौर में। इनकी मृत्यु हुई सन 1626 में। किसके दरबारी कवि थे? मुगल बादशाह अकबर के। पिता का नाम क्या था? बैरम खान। बैरम खान खुद कौन थे? अकबर के संरक्षक थे, क्योंकि अकबर के माता पिता के देहांत के बाद उनको पाला पोसा शिक्षा दीक्षा का सारा कार्य बैरम खान ने ही किया था। रहीम के साथ नाम के साथ एक और उपनाम काम में लिया जाता है, अब्दुल रहीम खाने खाना। खाने खाना क्या है? एक उपाधि है, यानी एक रिवॉर्ड है, उपाधि है। ये उपाधि किसने दी? ये मुगल बादशाह अकबर ने दी। अकबर का बहुत बड़ा दरबार था,
जिसमें बहुत नामी गिरामी टैलेंटेड लोग रहा करते थे। उन टैलेंटेड लोगों की संख्या थी 9। इन 9 पर्सन में से एक पर्सन कौन था? रहीम दास जी भी थे, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार का एक कवि माना जाता था, क्योंकि ये शासक के आश्रय में रह करके अपनी काव्य रचना करते थे। रहीम दास जी को जिन भाषाओं का ज्ञान था उसमें अवधी, अरबी, फारसी, इसके अलावा संस्कृत और हिंदी का भी ज्ञान था। रहीम दास जी ने जो रचना लिखी है उसे 2 पंक्ति में बांधा गया है। 2 पंक्ति में लिखी गई रचना को क्या कहते हैं? दोहे कहते हैं। तो रहीम दास जी की रचनाओं के नाम है रहीम ग्रंथावली, रहीम दोहावली और बरवे। ठीक है। रहीम दास जी ने मुख्य रूप से किन सब्जेक्ट्स पे लिखा? प्रेम से संबंधित रहीमन धागा प्रेम का, लोक नीति और लोक व्यवहार से संबंधित और भक्ति से संबंधित। प्रेम का ही अर्थ यहाँ संस्कृत में श्रृंगार कहा गया है। ठीक है। और इस तरह से इनके द्वारा सारा लेखन कार्य करने के पश्चात सन 1626 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। समझ आ गया? पाठ परिचय क्या है? ये लास्ट बेंच ब्लैक टी शर्ट, बेटे यहाँ आगे आ जाओ। वहां पीछे से आना, यहाँ आके बैठ जाओ। पीछे से आना। अब क्या है? पाठ परिचय। पाठ परिचय में हम देखेंगे रहीम दास जी ने जितने भी दोहे लिखे हैं वो किससे रिलेटेड है? प्रेम और लोक नीति और व्यवहार से संबंधित है। प्रेम और लोक नीति तथा व्यवहार से संबंधित। तो इन दोहों का एक छोटा सा रिवीजन हम कर रहे हैं। तो रिवीजन के तौर पे सबसे पहला दोहा लिखा जाता है। पहला दोहा क्या है बेटा? पढ़िए। एक चीज आप हमेशा याद रखना, जब भी पोइट्री सेक्शन के किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे हो तो उसमें कविता की लाइनें जरूर लिखना। रहीम दास जी ने प्रेम के संबंध की तुलना किससे की है और क्यों? तो यहाँ रहीम दास जी ने प्रेम के संबंध की तुलना धागे से की है, क्योंकि धागे को एक बार झटके से खींचने पर वो टूट जाता है और उसको जोड़ने की कोशिश की जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी तरह से प्रेम के संबंध में एक बार मनमुटाव आ जाए तो प्रेम का संबंध भी वापस जुड़ नहीं पाता, और अगर उसको जोड़ने की कोशिश भी की जाए तो उसमें हमारे मनमुटाव और मतभेद मिले रहते हैं, पहले जैसी सरसता और मधुरता नहीं रहती। समझ आ गई? अब यहाँ कई बच्चे जो है जो अपनी समझदारी का यहाँ उदाहरण देना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, रहीम का जन्म कौन सी सदी में हुआ और आज आप कौन सी सदी में पढ़ रहे हो? है ना? यहाँ पर इस सदी में लिखी गई किताबें क्या आज तक बनी हुई है क्या? उन पुरानी किताबों में कई अच्छे राइटर्स ने उनको पढ़ा, फिर थोड़ा बहुत शब्दों का फेरबदल करके उनको नई बुक के अंदर मेंशन किया, जो आगे चलकर हमारे तक आया। दोहा दिया गया है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। वहां पर कई जगह पर ये शब्द भी काम में आता है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ठीक है? टूटे से फिर ना जुड़े। उदाहरण देना चाहूंगी कि अभी आप 9th में हो, जब नेक्स्ट ईयर 10th में आ जाओगे, 10th के अंदर आपकी हिंदी की स्पर्श की पुस्तक का पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है कबीर। कबीरदास जी के दोहे सभी ने पढ़े हैं। क्या था? कबीरदास जी कहते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे भाई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अब उस बुक के अंदर क्या मेंशन है कि कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। जबकि था क्या? अपना मन शीतल करे और भी शीतल होए। औरन को शीतल करे, यही तो है, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और अब क्या लिखा हुआ है? अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो थोड़ा बहुत फेरबदल चलता है, मीनिंग वही दे रहा है दोहा। ठीक है? दोहे का पहला यहाँ पे उदाहरण क्या है, ध्यान से देखिएगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। चटकाए यानी झटके से, तोड़ना नहीं चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, और अगर मिले तो गांठ
पड़ जाए। तो ये मेरे को लगता है ये सभी को अच्छे से समझ आया हुआ है। क्या कहते हैं? अरे भाई, मैं क्या कह रही हूँ अभी, थोड़ा बहुत शब्दों का फेरबदल चलेगा लेकिन मीनिंग तो वही आ रहा है। एग्जैक्ट आप परी जाए यानी यहाँ गिर जाए होएगा क्या? पड़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे बंदे ने अपना नाम भी मेंशन किया है, रहीम दास जी कहते हैं कि, है ना। यहाँ ये तो नहीं कह सकते कि तेजस कुमार जी कहते हैं कि, रहीम खुद कह रहे हैं कि रहीम दास जी कहते हैं कि, इसीलिए वहां कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो वहां मेंशन किया, कौन कह रहा है ये बात? कबीर कह रहे हैं, है ना। जब किसी व्यक्ति के शब्दों को ज्यों का त्यों हम काम में लेते हैं, अब्दुल कलाम कहते थे सपने क्या होते हैं? सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हो, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। वही है। तो ये वर्डिंग किसकी है? उस रिलेटेड बंदे की है, तो उसका नाम मेंशन किया गया है। समझ आ गई बात? रहीमन यानी रहीम दास जी के अनुसार प्रेम का जो संबंध है उसकी तुलना किससे की गई है? धागे से की गई है। क्योंकि धागे को कभी भी झटके के साथ नहीं तोड़ना चाहिए। समझ रहे हो? क्या होगा? क्योंकि वो टूट जाएगा तो दोबारा से मिलेगा यानी जुड़ नहीं पाएगा, और अगर उसे जोड़ने की कोशिश की जाए तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, अर्थात गांठ लगाकर ही आप उस धागे को जोड़ सकते हो। उसी तरह से प्रेम का संबंध भी धागे की तरह बहुत कोमल होता है, क्योंकि उसमें भी झटका यानी मतभेद, मनमुटाव नहीं आने चाहिए। क्योंकि एक बारी अगर मनमुटाव आ जाए तो प्रेम का संबंध टूट जाता है और फिर से वैसा मधुर और सरस नहीं हो पाता है। समझ आ गया? दूसरा दोहा, तेजस पढ़ बेटा। दूसरा है, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। है? सुनी है, अठली है लोग सब, और बांटी न ले है। बैठिए बेटा, यही है दोहा। अब यहाँ पे मैं लेहे की जगह लीजिए कर दूं, बांट ना लीजिए कोई, तो एक ही अर्थ है, बांट कर लेता कोई भी नहीं है। क्या शिक्षा देते हैं देखो, रहीमन यानी रहीमदास जी कहते हैं, निज यानी अपने, मन की यानी दिल की, व्यथा यानी दुख भरी बात, मन ही यानी दिल में ही, राखो यानी रखनी, रखनी चाहिए, गोई यानी छिपाकर। क्या कहते हैं? रहीमदास जी कहते हैं कि अपने हृदय की दुख भरी बात हमें अपने हृदय में ही छिपा कर रखनी चाहिए। अब अपनी इस बात को वो साबित भी करते हैं। किस चीज से साबित करते हैं? देखो, सुनी है, आपके जिन लोगों के सामने आपने अपनी बात कही है वो सभी के सभी लोग आपकी बात को सुनेंगे, और सुन करके अठिले हैं, अट्टहास करके हंसना, ठहाका लगाकर हंसेंगे। बांट करके कोई भी लेता नहीं है, अर्थात उस दुख को कम कोई नहीं करता, बल्कि तुम्हारा मजाक बनाते हैं। समझ आया? कोई दिक्कत? दोबारा से देखिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ। रहीमदास जी के अनुसार अपने मन की दुख भरी बात मन में ही छिपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग आपकी बात को सुनेंगे और ठाका मारकर हंसेंगे, लेकिन कोई भी बांट करके लेगा नहीं, यानी उस दुख भरी बात को कोई भी बांटेगा नहीं। समझ आ गया? बढ़े आगे। तीसरा दोहा पढ़ बेटा। एके साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। चो रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। बैठ बेटा, ये भी सभी को पता होगा
क्या बात बताई है? एक समय में एक काम करो। सारे कार्य एक साथ करने के चक्कर में सारे के सारे कार्य क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्या कहते हैं देखो, एक काम को साधे अच्छे ढंग से पूरा करने पर सभी के सभी काम सधे अच्छे ढंग से पूरे होते हैं। एक कार्य को अच्छे ढंग से किया जाए तो सारे के सारे कार्य अच्छे ढंग से पूरे होते हैं। ठीक है। और सब साधे, सभी काम एक साथ पूरा करने के चक्कर में सब जाए, सारे के सारे कार्य क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब अपनी इस बात को प्रूव कैसे करते हैं, वो प्रमाणित कैसे करते हैं, साबित कैसे करते हैं? तो रहीमदास जी कहते हैं मूल ही यानी जड़ को, पौधे की जड़ को सींचिबो, सींचना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक इस काम को अगर अच्छे से कर लोगे तो फूल भी लगेंगे, फल भी लगेंगे और पौधा भी वृद्धि करेगा, यानी पौधे की भी ग्रोथ होती जाएगी। ठीक है। बाकी आप छोटे छोटे कार्यों को कर लो और मेन कार्य को छोड़ दो तो क्या होगा पॉसिबल कि ये पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाए? नहीं। यानी पहले मेन कार्य को अच्छे से करना चाहिए, तो बाकी छोटे मोटे कार्य हैं वो अपने अपने आप ही हो जाते हैं। समझ आई बात? दोबारा से देखिए, रहीमदास जी ने कहा एक कार्य को अच्छे ढंग से पूरा किया जाए तो सभी के सभी कार्य अच्छे ढंग से पूर्ण होते हैं, और सभी कार्यों को एक साथ पूरा करने के चक्कर में सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं। रहीमदास जी ने इस चीज के लिए एक उदाहरण भी दिया है कि अगर पौधे की जड़ को सींचा जाए, पानी दिया जाए, तो पौधे में फूल भी लगेंगे, फल भी लगेंगे और पौधा वृद्धि करेगा। और यदि फूल फल पे पानी दिया जाए और जड़ को छोड़ दिया जाए तो पौधा मुरझा जाएगा। समझ आ गया? आगे बढ़े। चौथा दोहा पढ़ बेटा। हाँ, चित्रकूट में है क्या? यश बोल बेटे, क्या कह रहे हो? रेज हैंड है यश। हाँ जी बोलो बेटा। तेरी दे दे तो 2 मिनट। चौथा दोहा चाहिए हमें, तो किसी की भी बुक में से बोल लो। क्या कहते हैं देखो, चित्रकूट में रमी रहे, रहीम नहीं है, रहीमन है, अवध नरेश जा पर विपदा, दोष नहीं बेटा, देश। बैठिए बेटा। सो आवत यह देश। अब ध्यान से सुनना, क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना और समझना। अवध यानी अयोध्या के, नरेश यानी राजा कौन थे? राम। चित्रकूट एक वन का नाम है। वो वन में क्यों गए थे? क्योंकि उनको कितने वर्ष का, 14 ईयर्स के यानी 14 साल का वनवास काटने के लिए वो चित्रकूट नामक वन में रमी रहे, निवास करते थे, रहते थे, है ना। रहीमदास जी कहते हैं अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम वनवास काल में चित्रकूट नामक जंगल में निवास करते थे। कैसे निवास करते थे? वहां रोते थे क्या? मेरे पिताजी ने मेरे को घर से निकाल दिया, सारे महल छीन लिए, मेरी पत्नी को भी मेरे साथ भेज दिया, जंगलों में घूम रहे हैं, रोते थे क्या? जैसी भी परिस्थिति थी उस परिस्थिति को क्या करते थे? स्वीकार करते थे। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं, रहीमदास जी के अनुसार अयोध्या के राजा श्री राम जो है वो वनवास काल में चित्रकूट नामक वन में बड़े ही सहज भाव से रहे थे। उसी तरह से जा यानी जिस भी व्यक्ति पर यानी पर, विपदा यानी मुसीबत पड़ती है यानी आती है। ठीक है। क्योंकि जिस भी मनुष्य के जीवन में मुसीबत आती है, सो यानी उस व्यक्ति को, आवत यानी आना पड़ता है, यह यानी इस प्रकार की, देश यानी परिस्थिति में। समझ गए? जिस भी मनुष्य के जीवन में इस तरह की मुसीबत आती है उसे ऐसी परिस्थिति, कैसी? मुश्किलों भरी परिस्थिति में आना ही पड़ता है। महत्व की बात क्या है? हमें वहां पर भी सहज रहना चाहिए।
रोना और निराश नहीं होना चाहिए। समझ आ गया? पांचवा दोहा पढ़ बेटा। पांचवा है क्या ये? शाबाश बेटा। सीमित ही है या सीमित है? कूदी चढ़ी जाही। बैठिए बेटा, ध्यान से सुनना। अभी मैंने क्या कहा, हम क्या पढ़ रहे हैं? दोहा क्या होता है? दो पंक्ति की काव्य रचना। दो पंक्ति की काव्य रचना। इस दोहे में अर्थ कैसे होते हैं? दीर्घ यानी बड़े होते हैं, लेकिन इसमें जो अक्षर या शब्द आते हैं वो थोड़े यानी कम, आही यानी आते हैं। दो ही लाइनों के होते हैं, लेकिन जब उसकी पूरी अभिप्राय या ट्रांसलेशन की जाती है तो वो बहुत सारे और बहुत विस्तृत हो जाते हैं, है ना? यानी दोहे में ये सारा का सारा अनुवाद क्या कर दिया? सिमट कर इकट्ठा करके रख दिया, है ना? रहीमदास जी क्या कहते हैं कि दोहा एक ऐसी काव्य रचना है जिसका अर्थ बहुत विस्तृत होता है और जिसमें अक्षर बहुत कम प्रयुक्त होते हैं। ज्यों यानी जिस प्रकार आज मैं समझा रही हूँ, कल आपसे मैं समझूंगी। आप ब्लैक बोर्ड की तरफ होगे और मैं पीछे बैठूंगी, ठीक है? तो 6 दोहे समझाए हैं, तो कुछ तो आप भी देखते हैं क्या फीडबैक मिलता है, बच्चे पढ़ के आए हैं कि नहीं। अभी हेड डाउन कर रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो कल मैं देखती हूँ क्या होता है। ज्यों यानी जिस प्रकार, रहीम यानी रहीमदास जी कहते हैं, नट यानी कलाकार। सर्कस देखा है? सर्कस के अंदर कोई वो जो आर्टिस्ट होता है वो क्या करता है? आर्टिस्ट, कलाकार, वो अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी के कारण अपनी पूरी बॉडी को क्या कर देता है? गोलाई में समेट लेता है। तो कुंडली का अर्थ है गोलाई में समेट लेना यानी इकट्ठा कर लेना, ठीक है ना? कलाकार जो है अपने अभ्यास के कारण अपने पूरे शरीर को गोलाई में समेट करके रख लेता है, यानी दोहे की तरह। और जब उसका ट्रांसलेशन होता है, यानी किसी रस्सी की सहायता से कूद कर ऊपर के स्थान पर चढ़ जाता है और पूरी बॉडी को यानी पूरे शरीर को सामान्य आकार में ले आता है। समझ आई बात? तो यहाँ दोहे की तुलना किससे की है? कलाकार से, नट से की, ठीक है? किससे की है? नट से। जो नट क्या करते हैं? अपनी अभ्यास के कारण, ज्यादा उनको प्रैक्टिस करवाई हुई होती है, ट्रेनिंग दी हुई होती है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी को गोलाकार रखते हैं और एकाएक किसी चीज की सहायता लेकर के ऊपर चढ़ करके अपनी बॉडी को सामान्य आकार में ले आता है, ठीक है? समझ आ गई बात? तो यहाँ अभी जो दोहे हमने पढ़े हैं इनका कल फीडबैक लिया जाएगा। कल जब भी क्लास में उपस्थित हुए अपनी हिंदी की कॉपियों के साथ आए, हिंदी की कॉपियों में आपका वर्क भी चेक किया जाएगा।